नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदेश के नदिया जिले में एक नाबालिग से कथित सामूहिक बलात्कार को लेकर दिए गए बयान पर घिर गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ममता बनर्जी के बयान की तीखी आलोचना की है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ को अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां माहौल गरमाने के लिए विवादित बयान देना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। ममता बनर्जी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक 14 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत नेता के बेटे पर आरोप लगाया है। राज्य की पुलिस ने मामले में सामूहिक बलात्कार, हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में खुद ये सवाल उठाया कि क्या लड़की के साथ वास्तव में बलात्कार हुआ था या उसके प्रेम संबंध थे जिससे वो गर्भवती हुई। পুলিশ এখনো জানতে পারেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যে তোমরা দেখাচ্ছ বারবার একটা বাচ্চা মেয়ে মারা গেছে নাকি রেপ হয়ে, আপনি রেপ বলবেন না প্রেগনেন্ট বলবেন না লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন? এটা এনকোয়ারি করেছেন কি? जाहिर है कि ममता के इस बयान में संवेदनशीलता की कमी थी। आरोपी उनकी ही पार्टी का होने पर ममता बनर्जी से और समझदारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सत्ता के दम का भाषा पर असर साफ नजर आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बयान को लेकर ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की। मैंने भी पढ़ा उनका वो बहुत अनफॉर्चुनेट है उनका वो बयान। एक महिला होते हुए उनको ये पता होना चाहिए कि दूसरी महिला का क्या दुख है, और इस तरह से कि बिल्कुल ही आपने नकार दिया कि वो पहले क्या उसका रिश्ता था और आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो। ये गलत चीज़ है। मुझे लगता है कि ममता दी को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद महिला है और महिला के दुख को। अभी मुख्यमंत्री ने उल्टा सीधा बयान दे दिया है कि ये रेप नहीं है, ये प्रेग्नेंट थी, ये क्या क्या सब बोलती जा रही है। एक बार सोच लो कि आपके बच्ची पर ऐसा हो रहा है, अगला कितना दिन आप सो नहीं पाओगे। बाकी लोगों के साथ जो होता जा रहा है उस पर इतना इंडिफरेंट कैसे? पश्चिम बंगाल वासी कैसे? पश्चिम बंगाल में महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। एक एफआईआर हो, लेकिन एक बर्थडे में बुला के उसको गैंग रेप करके उसको फिर जाला देना, सबूत मिटा देना, ये बहुत लज्जाजनक की बात है। कलंक युक्त सरकार पश्चिम बंगाल सरकार। उधर अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस बार एक तस्वीर पोस्ट कर विवादों में घिर गए हैं। ये तस्वीर उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी हुई बताई थी। बाद में तस्वीर फर्जी साबित होने पर दिग्विजय ने डिलीट कर दिया था और ट्वीट कर बताया था, सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। ट्वीट में भी क्या था, मैंने प्रश्न पूछा है क्या ये उचित है, तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन तरकश से निकला तीर वापस नहीं लौटता। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से ट्वीट किया और जिस तरह से फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ्स ट्विटर पर डाले, इससे एक बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हो जाती। आज पूरा मध्य प्रदेश जल रहा होता, अशांत होता, तो बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। ये बहुत आवश्यक कदम था जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया तो एफआईआर का कोई औचित्य ही नहीं है, और जिस ढंग से सरकार खुद न्यायपालिका का अधिकार अपने पास रख रही है, वह इस प्रदेश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है।
लेकिन पंजाब में तो कलह से जूझ रही कांग्रेस नेता ही अभद्रता की सीमा लांघते रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने भी अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने पर अपनी ही पार्टी आलाकमान पर सवाल उठाते हुए चन्नी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। फिर इन्हीं शब्दों को वापस चबाना पड़ा था। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा मर्यादा की भाषा और मर्यादा की राजनीति ताक पर रख दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिलाधीशों को सीधे बुलडोजरों के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। आप देखिए, बहुत पहले से बुलडोजर चल रहा है। यहाँ 4 आजीवन कारावास की सजा हुई है दुष्कर्मियों को। उनके भी घर पहले तोड़े गए और अब चाहे वो दुष्कर्मी हो। कानून सम्मत कार्रवाई के बजाय सीधे बुलडोजरों का इस्तेमाल नई तरह की राजनीति का प्रतीक बन गया है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर चलवाने के मामले को लेकर खेड़ना शुरू कर दिया है। जिस आधार पर दिग्विजय सिंह के FIR हुआ तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किया, तो उसमें भी होना चाहिए। चुनावी राजनीति में कामयाबी के लिए अब मुद्दों के बजाय विवाद खड़े किए जाते हैं। कर्नाटक में हिजाब से लेकर अल्पसंख्यकों से जुड़े एक से बढ़कर एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं। हाल ही में राज्य के गृह मंत्री अरागा जनानेंद्र और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि को बेंगलुरु में एक युवक की हत्या मामले में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा। कांग्रेस का कहना है कि इन नेताओं ने अपने बयान में कहा है कि आरोपियों ने उर्दू में बात करने से इनकार की वजह से युवक की हत्या की। हालांकि बाद में गृह मंत्री अपने बयान से पीछे हट गए और अपने बयान के लिए माफी भी मांगी, लेकिन तीर तर्कश से निकल चुका है। धर्म के नाम पर देश के कई राज्यों में हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। देश की भोली जनता भावुक होकर धर्म और जाति के मुद्दों को उठाने वालों को वोट दे देती है। इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव को तो विवादित बयानों के लिए बरसों तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो राजनीति का स्तर आखिर क्यों गिरता जा रहा है और आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल या फिर यूं कहें कि इस तरह के बयानों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब जब चुनाव होते हैं, जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पर भाषाओं के स्तर को गिरा दिया जाता है और ये एक ट्रेंड बन गया है। राजनीतिक पार्टियों के जरिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। महिमा सिंह जी हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस की। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, लीडर है TMC के। बहुत स्वागत है आप सभी का। संजय चक्रवर्ती जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि रिपोर्ट में भी ममता बनर्जी के साथ ही इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी। सवाल इस बात को लेकर, अगर एक बच्ची का रेप हो जाता है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये सवाल आखिर क्यों खड़े किए जाते हैं और क्या ये असंवेदनशीलता नहीं दिखाता ममता बनर्जी की? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। ममता बनर्जी ने सिर्फ अभी जांच चल रही है। जांच में अभी ये पता चलेगा पुलिस कि उसके साथ हुआ क्या है। क्या वो रेप हुआ है, क्या वो पहले से ही ऐसा कोई अफेयर था या फिर किसी तरीके से अगर अलग एंगल से जो है उससे। सर देखिए, मैं बंगाली तो नहीं जानती, लेकिन मैं जितना समझ पाई और जितना मैंने उसका हिंदी में कन्वर्जन पढ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने यही पढ़ा, मैंने यही समझा कि उन्होंने ये कहा कि क्या लड़की के साथ वास्तव में बलात्कार हुआ था या उसके प्रेम संबंध थे जिससे वे गर्भवती हुई, ये उन्होंने बोला। अब ये सवाल खड़े करना, ये प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये क्या बताता है सर? यही बात नहीं बोला, ये जांच का विषय है। मैंने ये भी कहा है, ये जांच का विषय है कि क्या उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है या उसके प्रेम संबंध थे जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा विवादित पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करती है, हमेशा करती है और प्रेस वालों को वो जवाब देती है। और इसी बीच में कोई बात अगर ऐसी निकल के भी आती है तो इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। कल भी मैं इस रात को इसे इशू इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जो आरोपी है वो TMC का कार्यकर्ता है। नहीं, उसको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया। इशू क्यों नहीं बनाना चाहिए सर? इतना बड़ा विषय हो जाता है, आप कह रहे इशू नहीं बनाना चाहिए? उसके ऊपर 500 एक्ट लगाया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। हम लोग पूरी कानूनी कार्रवाई की तरफ से सब कुछ काम करते हैं कि जिससे
इल्जाम न लगाया कानून जाए। तो सर अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन हम तो ममता बनर्जी के बयान पर, उनके प्रश्न चिन्ह लगाने पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये मसला ऐसा है कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई सवाल नहीं उठता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें केवल सवालों के जवाब दिए गए हैं और उस जवाब पे जबरदस्ती उसको प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। हालांकि ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रेस वार्ता करते हैं, हम मन की बात नहीं करते हैं कि हमारे मन में जो है हम वो मन की बात करें, ऐसा हम लोग काम नहीं करते। हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर चीज का जवाब दिया जाता है। यही वजह है कि ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी करती है, पूरे देश में कहीं कोई नहीं करता। ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। ठीक है रमन मलिक जी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? मैं तो इसे असंवेदनशीलता का इसको इस कैटेगरी में रखती हूँ कि ये असंवेदनशीलता दर्शाता है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं दोनों तरफ से एक डायमेंशन जो जिनका एक व्यवसाय है कि महिलाओं के नाम पे वो अपने एनजीओ को और दूसरी चीजों को चलाते हैं। तो जब कोई हाथरस होता है, सेंगर जी की बात होती है, तब तो पूरी देश की एक मानस में आग लग जाती है। लेकिन आज जब ममता जी ऐसे बोलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी तरफ मैं ये भी देखूंगा कि जो असंवेदनशीलता कांग्रेस में जन्मजात है, वही आगे ममता जी लेकर गई, क्योंकि मूल बीज कांग्रेस ही है। तो मुलायम सिंह जी का कहना कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ममता जी का ये बोलना, जया जी का थाली का छेद, ये सारे के सारे परिचायक एक ही चीज के हैं कि इनको महिला उत्थान और महिला उत्पीड़न से कोई लेना देना नहीं है। इनका मंशा सिर्फ एक है कि केन प्रकार गिद्ध राजनीति के परिचायक बनके अपने आप दिखाएं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जब एक महिला दूसरी महिला के लिए इस प्रकार की बात रखती है, तो क्या वो सुकन्या वाला जो विषय हुआ था और फाइल को दबा दिया गया था, उसके बाद कोर्ट क्लियरेंस दिलवाई गई थी, क्या ये उसी प्रकार का एक सिस्टम नहीं बनाया जा रहा? मैं ये आज समझना चाहता हूं कि एक महिला किसी और बालिका के लिए इस प्रकार की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकती है? आप माँ नहीं बने ठीक है, लेकिन आप माँ माटी मानुष तो बोलते हैं। ठीक है, तो कम ठीक है से कम जल्दी से जवाब दीजिए। आप हैंड रेस कर रहे थे, फिर मैं महिमा जी का रुख करती हूँ जल्दी से। ऐसा है कि जिस तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल उठाने से पहले इनको भी अच्छी तरीके से याद करना चाहिए कि उन्नाव में इनके ही पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, सर दूसरी पार्टी के विधायक ने क्या किया? नहीं, एक बात ये अजीब बात करते हैं सर आप लोग। देश देने से पहले अपने घर भी छान करके देखिएगा। हाथरस का काम हो, हाथरस का काम अभी रात के 2 बजे घर वालों को न दिखा करके उस लड़की का जिस तरीके से आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया, तो अपने घर को भी देखिएगा। उंगली उठाने से पहले देखिएगा, आप पे भी उठती है, इसीलिए देने से पहले अपने घर को भी जरूर देखिएगा, तब जाकर कोई देखिएगा। प्लीज विरोध करते समय ये ध्यान रखिएगा, आप जब बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ। एक एक करके रखिए अपनी बात, अच्छा लगता है सर। काट देते हैं, बम से उड़ा देते हैं। ये आप विरोध को करने से पहले परिभाषा याद रखिए, विरोध कैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही कुछ निरंजन राय चौधरी ने भी बोला। ठीक है, ठीक है, सारे गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, महिमा जी का रुख कर लेते। महिमा जी, क्या एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे, शोभा देता है क्या? एक राज्य की मुख्यमंत्री, आपके कंधों पर पूरे स्टेट का दारोमदार है, आप माँ माटी मानुष की बात करती हैं, आप लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, आप महिलाओं की हिफाजत की बात करती हैं, और फिर इस तरह का बयान? न तो बयान नहीं हिंसा नेहा जी किसी को भी शोभा देता है। मुझे लगता है ये जो देश है और इसकी जो संस्कृति है, जो सदियों पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को ठेस पहुंचाई गई है।
और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो चाहे हिंसा हो जो रामनवमी के शुभ अवसर पर 6 राज्यों में फूटी, या फिर वो इस तरह का बयान हो। देखिए, बार बार ये बात कही गई है कि अपराधी गलत है, जिसने अपराध किया है वो अपराधी है, वो किसी पार्टी का नहीं है। और ऐसे अपराध के मामले में तो वो जो भी व्यक्ति है वो मनुष्य की श्रेणी में भी उसे रखा जाए कि नहीं, संशय होता है। लेकिन एक दूसरा पहलू नेहा जी ये भी है, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हमारे यहाँ एक बहुत गलत चलन पिछले लगभग 1 दशक में चल गया है, और जिसमें से पिछले 7 साल में ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल मानती हूँ कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। बाद में प्रूव होता है या नहीं होता है, लेकिन पूरी जनता की नजर में व्यक्ति को गिल्टी पहले ही साबित कर दिया जाता है, वो भी गलत है। तो सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे नेहा जी। हम किसी नेता का जब बयान देखते हैं, मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ अगर जिस प्रकार की बात जो हमने सुनी है, अगर वो पूरी तस्वीर दिखाता है, तो पूरी तस्वीर दर्शाता है, तो जो शब्द कहे गए वो बिल्कुल गलत कहे गए। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे कानून के हिसाब से तो यदि शादी का वायदा करके भी किसी के साथ इस प्रकार की दुष्कर्म किया जाए तब भी गलत है। यहाँ तो बात यदि अगर ममता जी कह रही हैं कि ऐसा था, संबंध था, यदि ऐसा है तब भी कानून का जो प्रोसीजर है, जो ट्रायल है, उसमें देखा जाएगा। लेकिन जब आप पूछते हैं कि नेता के मुंह से आना, हाँ बिल्कुल, नेता को उसके सारे कार्यकर्ता, उसका पूरा समाज, पूरा देश देख रहा है, न सिर्फ उनका प्रदेश बल्कि पूरा देश देख रहा है। और ममता बनर्जी तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और बिल्कुल ये निंदनीय है। और मुझे लगता है बिना किसी शक शुबे के जो बात गलत है उसे गलत मान ही लेना चाहिए। आपने दिग्विजय जी की जो खबर थी वो भी अपने रिपोर्ट के तौर पर चलाई थी। बिल्कुल नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब नेता कोई बोलता है तो न सिर्फ एक जिला, एक राज्य, बल्कि पूरा देश, और ये कहे कि हम पूरा विश्व देखता है जब एक नेता बोलता है। लेकिन इसके बावजूद भी अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने पर अपनी ही पार्टी के आला कमान पर ही सवाल उठा दिए। अब बताइए, इस तरह की बातें अगर की जाएगी तो फिर ये इसे क्या कहेंगे? क्या ये एक शोभा देता है नेताओं को? और क्या यही वजह है कि अपनी ही पार्टी पर सवालिया निशान लगाना या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? जो आपने बात पूछी बिल्कुल उचित है, और इस तरह के बयान चाहे वो सुनील जाखड़ की तरफ से आए हों, चाहे वो ममता जी की तरफ से आए हों, चाहे वो मोहन भागवत जी की तरफ से आए हों, मोदी जी की तरफ से आए हों, किसी की भी तरफ से आए हों, योगी जी की तरफ से आए हों, नफरत भरे या दूसरे की तरफ अभद्र भाषा के जो भी बयान हैं, या किसी धर्म विशेष को टारगेट करते हुए या महिलाओं को टारगेट करते हुए, जैसा बार बार देखा गया है पिछले 7 वर्षों में, तो बहुत ही बार देखा गया है, वो कहीं से भी आए वो गलत हैं और वो निंदनीय ही हैं। नेहा जी, मैं इस बात को बार बार कहूंगी, और मैं ये भी कहूंगी कि देखिए, आज देश में जो माहौल बन गया है, आज ये इस तरह का जो नजारा देखने को मिलता है कि रामनवमी के दिन 6 प्रदेशों के अंदर हम हिंसा का दृश्य देख रहे हैं, उसके लिए भाजपा की जितनी निंदा की जाए, जो उन्होंने संस्कृति बनाई है पिछले 7 वर्षों में इस देश के अंदर, वो कम होगी। चाहे वो हाथरस में आधी रात को बेटी का शव जलाए जाने का जो वाकया था, चाहे वो हो, चाहे लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों के ऊपर थार चढ़ाकर उनको रौंद दिए जाने का मंजर हो, चाहे वो हो, उसके बावजूद मंत्री के पदासीन रहने का मंजर हो, चाहे वो हो, आज देश के अंदर ये जो माहौल बन गया है, ये इसका पूरा श्रेय भाजपा को और उसकी सरकार को जाता है, जो वो आज कहते हैं कि हमने पूरे राष्ट्र का भगवाकरण कर दिया है, बाकी पार्टियों को कोने में लगा दिया है। तो जो आपने बात पूछी है, मैं ये समझती हूँ नेहा जी, तो बात बिल्कुल उसका जवाब मेरा यही उत्तर रहेगा कि किसी की भी असम्मान से पूर्ण भाषा हो, अभद्र भाषा हो, नफरत, तो कांग्रेस उसको बर्दाश्त करती रहेगी क्या? कांग्रेस उसको बर्दाश्त करती रहेगी? कोई एक्शन लेगी? अगर नहीं लेगी तो क्या यही हाल है? नहीं, बिल्कुल लिया जाना चाहिए एक्शन। देखिए, मैं तो पार्टी की एक कार्यकर्ता मानती हूँ अपने आप को, और मैं ये कहती हूँ कि हम अपने ओर से जरूर अपने नेताओं को सूचना देते हैं या संदेश देते हैं
कि किस तरह की संस्कृति को लोग अपना रहे हैं या चाह रहे हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जहां पर भी गलती हो रही है उस पर जरूर एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा। लेकिन आप भी इस बात को समझते हैं कि पार्टियों की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं। जब सत्तासीन लोगों की व्यवस्थाएं हैं, जिनके हाथ में सत्ता है और शक्ति है, तो आप ये समझ सकते हैं कि विपक्ष में बैठ करके विपक्ष की अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और एक हद के बाद एक व्यक्तिगत बात हो जाती है। मैं आपके चैनल पर ठीक है महिमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रमन जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रमन जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां जहां पे चुनाव होते हैं वहां पे बहुत एग्रेशन मूड में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। सर, शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिलाधीशों को सीधे बुलडोजर के इस्तेमाल के निर्देश दे दिए। अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है तो क्या बुलडोजर चलवा देंगे? तो अगर यही सब करेंगे तो फिर अदालतें किस लिए हैं? तो अगर हमने गलत करा है तो अदालत में जाइए। हमने कानून के परिधि में अपना काम करा है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस जो प्रवक्ता है, हमारी बहन, उनको याद दिला दूं, मीडिया ट्रायल की प्रथा 2002 से चालू हुई थी और 2002 से लेकर 2015-16 और कुछ चैनल तो आज भी कर रहे हैं जो इनके वाले हैं, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बात जो आपसे बार बार करना चाह रहा हूँ, ये बहुत सारे विषयों को लिए और रामनवमी का विशेष वर्णन कर रहे हैं। वो जो राहुल गांधी के गुरु है ना, दिग्गी राजा, उनके द्वारा भ्रामक प्रचार करने में मणिशंकर अय्यर, दिग्गी राजा तो कांग्रेस, जो इनकी बैड माउथ मशीनरी है, जो इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी पुरानी है ना, उनको बदल देना को आता नहीं, वो पकड़े जाते हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ना जो 25 साल से बेचने की कोशिश करी जा रही है उसको, ना जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो, उन दोनों में ही उसकी कमी है, अभाव है। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस जो है वो खुद जिम्मेवार है। लेकिन जो मेन बात आपको करनी चाहिए, उससे इधर उधर ले जाया जा रहा है, कोई बात नहीं। रामनवमी की अगर बात करें तो ये बोला जाता है मुस्लिम एरिया में से निकले। एरिया क्या उनके बाप का है या उनके समर्थन देने वाले उनके बाप का है? बंगाल में बोला जाता है ये यूपी बिहार नहीं है, बंगाल है, अगर आप करेंगे तो हम मारेंगे। इफ्तार के टाइम है इसलिए आप वहां से निकले, इसलिए हमने मारा। इस तरीके की जब भाषा होती है तो ये दिखाता है कि गुंडा लंपेंट एलिमेंट जो है उसके बल पे इलेक्शन। सर, ये इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए ये पूरा मामला सामने आया है क्या? इसीलिए इसको भगवा रंग देने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, जिस प्रकार से हिजाब के नाम बैठ के राजनीति करना और हिजाब की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश उत्तर प्रदेश चुनाव में करी, वो औंधे मुंह गिरे, और वो भी माता के गौधन पे। तो आज ये चीज स्पष्ट कि अगर आप विकास की, मुद्दों की राजनीति, देश हित की राजनीति नहीं करते और ऐसी छोरी राजनीति करना चाहेंगे तो उसका ये तो आरोप आप लोगों पर लग रहा है। ये तो आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि आप इस तरह की राजनीति करते हैं। एक मिनट, अगर हम राजनीति गलत कर रहे हो और राष्ट्रनीति के साथ नहीं चल रहे तो जन कल्याण नीति सर, ये कौन तय करेगा कि आप राष्ट्रनीति के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे? जनता तय करेगी ना। नेहा जी, ये जनता ने तय करा। तो ये कैसे तय होगा कि सामने वाला राष्ट्रनीति के साथ नहीं चल रहा? उसने भी तो पहले सरकार चलाई है सर। अरे चुनावों में किसने तय करा? जनता ने। 1/4 लगभग देश की जनता ने चुनावों के बीच में अपना मत अधिकार अपना के उसके ऊपर मोहर लगा के विकास कार्यों के ऊपर उन्होंने अपना मत बताया। इनकी तो जमानतें जब्त हो गई। ठीक है संजय जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रनीति के नाम पर ये सिर्फ राजनीति करते हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम तो जनता से चुने हुए हैं और हम तो राष्ट्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी आप लोग ये कहते हैं जनता चुनती है, जनता बताती है कि कौन राष्ट्रनीति के नाम पर आगे चल रहा है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले तो भाजपा के प्रवक्ता से विनती चाहता हूँ कि जैसे उनके बीच हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बीच में ना हो। 2014 के बाद तो आप देख रहे हो कि राजनीति का ट्रेंड चेंज हो गया है।
आप देख रहे हो कि इस समय जितने भी विपक्ष जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, तुरंत ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ना बंद कर दिया, छोड़ नहीं रहे हैं। अगर पत्रकार इनके खिलाफ लिखते हैं तो ये पत्रकारों को उठाकर नंगा कर देते हैं, कपड़े उतरवा लेते हैं। अगर अब तो न्याय व्यवस्था भी इनके हाथ से उठा लिया है। इन्होंने लोकतंत्र के चारों खंभों को उन्होंने जो है ध्वस्त करना शुरू किया है। आप न खाता न बही, जो बीजेपी कहे वो सही, ये बुलडोजर लेकर के घूमने लगे हैं। अरे मैं आपको लखनऊ के केस के बारे में बता रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ जानकीपुरम में, बता भी दे रहा हूँ आपको, जानकीपुरम में 4 मंजिला एक इमारत है जिसको बीजेपी के नेता ने कब्जा करके जो है बिना नक्शे के उन्हें बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट बनाया। बुलडोजर लेकर के एलडीए वहां पहुंची, वहां पे जाकर के बीजेपी के एमएलए पहुंच गए, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, वो वापस हो गए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आप इनको देखेंगे, जैसे ही कोई धर्म विशेष की कोई बात होती है उसका मकान ध्वस्त किया जाता है। मतलब इन्होंने कानून भी अपने हाथ में ले लिया, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर केस दायर कर रहे हैं। तो ये जो जिस तरीके से तानाशाही देश इस समय इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति में बढ़ रहा है, आप इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये आपको किसी न किसी केस में फंसा करके ये आपको अंदर कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज सुनवाई तक नहीं होगी। ममता बनर्जी को डर नहीं लगता है क्या? तो ज्यादा कुछ होगा, उठाकर बुलडोजर लगवा करके आपका मकान ही गिरवा देंगे। हमने कहा ना, खाता न बही, जो सरकार कहे उनकी वो सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महिमा जी भी कुछ कहना चाह रही थी। महिमा जी, मैं नेहा जी ये बोलना चाह रही थी कि अभी हमने भाजपा के प्रवक्ता को जब सुना और उन्होंने कहा कि देखिए, भाषा का जो प्रयोग है वो व्यक्ति के जो उसकी विचारधारा है और संस्कृति है, और यहाँ क्योंकि हम लोग अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि वो जगह किसी के बाप की है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में हमारी जिस पार्टी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं उसका एक तरह से परिचायक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, रामनवमी के अवसर पर बहुत सारी वारदातें सामने आई, जिसमें से एक हमने देखा कि एक मस्जिद के ऊपर ध्वजा लहराने का एक वाकया हमने कहीं पर देखा, या पत्रकारों को नग्न करके उनको पुलिस थाने में लाइन अप करने की जो बात हमने देखी, जिसका जिक्र अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने भी सटीक तौर पर किया। ये सारी बातें, यात्रा पर पत्थरबाजी की भी खबर निकल के सामने आई थी। बिल्कुल, ये सारी बातें किस ओर इंगित करती हैं नेहा जी? मुझे लगता है कि ये इतना प्रत्यक्ष है कि जैसे नवाज देवबंदी साहब ने एक बात कही है और बहुत समुचित है, यहाँ पर मुझे लगता है इससे सटीक पंक्तियां नहीं हो सकती। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, बाक़े मुकद्दर आपका है। तो ये जो भाजपा ने जिस तरह की हिंसा को देश के अंदर भड़काने का काम किया है, ये इनको अब इंतजार करना चाहिए और इसकी अगली पंक्तियां। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि दिग्विजय सिंह भड़काने का काम कर रहे थे, पहले ट्वीट करते हैं फिर उसको डिलीट कर देते हैं। मैंने तो सिलसिलावार तरीके से नेहा जी अभी एक वारदात बताई, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव का जिक्र मैंने भी किया, टीएमसी के प्रतिनिधि ने भी किया। और ये तो फहरिस्त की शुरुआत के, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ जो ऊपर दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा जो पहाड़ पानी के नीचे है वो जब निकल करके उमड़ करके सामने आएगा तो फिर ये जो मैंने पहले पंक्तियां सुनाई, इसके आगे की 2 पंक्तियां और सुना देती हूँ आपको मैं कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए ये भाजपा के जो भी सरकार है और प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं ये संदेश भेजना चाहूंगी सरकार को कि इस हिंसा को जितनी जल्दी ये लोग रोक सकते हैं, ये जिस तरह से भड़काने का कार्य करते रहे हैं उसे जितना जल्दी हो सके बंद करें। यहाँ पर जो ध्रुवीकरण इस देश के अंदर कर दिया है पिछले, खास तौर से पिछले 3 वर्षों में, लिंचिंग तो पहले 5 वर्षों में जितनी हमने देखी वो देखी, पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार का ध्रुवीकरण हम देख रहे हैं नेहा जी, मैं समझती हूँ कि अभी तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोग पहचानने लगे हैं कि ये सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह गया है। आने वाले 2 साल में अगले चुनाव तक मुझे लगता है कि अंदरूनी तौर पर भी लोगों को इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपकी आवाज दरअसल आपके वश में है ही नहीं। ठीक है रमन जी,
रमन जी, इस पे रिस्पॉन्ड करिए। अब आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप भड़काने की कोशिश करते हैं सांप्रदायिक हिंसा, और साथ ही साथ ये भी सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सिगुफा छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो मसला आने वाले कुछ दिनों तक चलता ही रहता है। हिजाब के विषय की बात करें या फिर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की बात करें, उसमें भी भाजपा काफी खुश नजर आ रही है अगर मनसे ने उस विषय को उठा लिया। तो क्या वजह है सर, इस तरह के मुद्दों को उठाया जाता है और आप लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस इसको भड़काने का काम करती है, जैसे कि दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। सर, ये आरोप एक दूसरे पर क्यों लगाया जाता है? कौन भड़का रहा है सर ये हिंसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद करा दूं कि शायद एक कवि का नाम मैं पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जुमले कहे थे, जिसको बचाने के लिए सारे ले ली होता है लेफ्ट लिबरल। ये जो लेफ्ट लिबरल जमात है ना, ये पूरी इकट्ठी हुई थी, और वो शायद मुनव्वर खाती थे या राहत साहब थे, उन्होंने ये बाप का जिक्र करा कि हिंदुस्तान के बाप का नहीं। तो ये वर्णन जो मैंने बाप का बोला था, ये इसी में बोला था, क्योंकि उनको बचाने के लिए बहुत सारी जमातें इकट्ठी हुई थी। उस जमात में कांग्रेस भी थी, उस जमात में टीएमसी भी थी, अन्य लेफ्ट वाले भी थे, और भी कुछ पत्रकार बंधु भी थे। दूसरी चीज, जहां तक बात आप करते हैं गुंडागर्दी की, एक चीज को आप याद रखिए कि पुलिस हो पंजाब की और काम कर रही हो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, ये भी मजेदार बात होती है। पुलिस हो छत्तीसगढ़ की या काम कर रही हो दिल्ली में बैठे प्रिंस चार्मिंग के लिए, वो भी मजेदार बात होती है। बात तो कि महाराष्ट्र पुलिस हो और काम कर रही हो कहीं और के लिए, वो भी मजेदार बात होती है। पुलिस को प्राइवेट आर्मी की तरह यूज करने वाले जब पाठ देते हैं तो हास्यास्पद होता है। और एक और चीज बात करी जा रही थी बुलडोजर की। देखिए, बुलडोजर का जितना अच्छा वर्णन और उपयोग एक देश के नॉटी पॉलिटिशियन ने बताया था ना, कंगना रनौत जी के समय एक नॉटी पॉलिटिशियन है, उन्होंने समझाया था बुलडोजर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो इन्हीं की देन है कि बुलडोजर का प्रयोग उसके बाद बहुत ज्यादा प्रचलित हो। अब लास्ट बात जो आप बार बार ये बोल रहे हैं ना, चुनाव आता है उसके बाद हिजाब आता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो लड़की जो हिजाब के लिए ऐसे लग रही थी और साथ में वो अपने कैमरा लेकर चल रही थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बिना हिजाब के बहुत सारे तरीके के उसके व्यक्तिगत चित्र थे, तो आप दोहरा मापदंड देकर नहीं चालू हो सकते, उसके ऊपर एक पूरी विवाद विषय करा जा सकता है। लेकिन हाँ, इनकी दोगलापन मैं अभी सामने कर देता हूं कि मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि रामनवमी के जय श्री एक के नेता को तो जय श्री राम का नारा मच जाती है, उनके सामने जय श्री राम बोल दो तो जैसे हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं साथ निकट नहीं आए, उनके पास भक्ति किसी को दिखाने के लिए होती है क्या? अरे आप सुने तो सही नहीं है जी, इससे पहले नहीं होती थी क्या? आज जो माहौल है देश में, ये आज क्यों है सर? ये इससे पहले रामनवमी में यात्रा नहीं निकलती थी क्या? उसका भी बता देता हूँ क्यों है, उसका भी बता देता हूँ क्यों है। देखिए, एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी बता देता हूँ। एक शेर का बच्चा घूम गया और मेमनों के बीच पलने लगा। वो ममियाने की कोशिश करता था और शरीर से शेर बनता रहता था, लेकिन ममियाता रहता था, उसको पता नहीं शेर है। फिर पास से एक शेर गुजरा, उसने देखा पेड़ों के झुंड में एक शेर बैठा हुआ है, तो उसको उठाया, लेके मुंह दिखाया कि बेटा तो शेर है। तो अब वो जब शेर की तरह दहाड़ने लगा, बीच में बैठे मेमने भी और मेमनों के झुंड के आसपास बैठा कुत्ता लग गया। अब उसमें उस बेचारे शेर की क्या गलती है कि बचपन से इधर उधर हो गया था, वो तो आज जाना ना अपने आप मैं शेर हूं। तो वो एक कथा जो है उससे बहुत सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर आपको आज भी देता हूं कि इसमें देश के अंदर सारे जो हैं वो बराबर के अधिकार रखते हैं। आप अगर ये बोलेंगे कि आप एक लिंग विशेष हैं, एक जात विशेष हैं, एक धर्म विशेष है, इसलिए आप दूसरे के ऊपर हैं, नहीं। ये संविधान जो है
इस देश का जो संविधान है, कल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, जिन्होंने आया था उन्होंने ये सर, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है, सबको जीने का अधिकार देता है, तो क्या किसी मस्जिद पे जाके भगवा झंडा लहरा देंगे क्या? सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी उन्होंने बोला था, इसके बिना संविधान अधूरा है, और उन्होंने बोली थी सर संविधान के हिसाब से चलिए ना, बुलडोजर चलवाने की क्या जरूरत है सर? आप बुलडोजर चलवा देते हैं, संविधान का पालन कौन कर रहा है सर? बताइए ना। संजय जी कुछ कह रहे, सुन लेते, मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ, और भी गेस्ट है, मैं आती हूँ। रमन जी एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। संजय जी देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद इन लोगों ने हिंदू धर्म की परिभाषा को ये अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है, इसमें आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं। हिंदू में कोई जरूरी नहीं है कि सब भगवान मंदिर में ही जाते हैं, कोई ऐसा किसी कहीं जगह लिखा नहीं है। वो तो किसी भी धर्म में हो सकता है ना सर, हिंदू में ही होता है क्या? मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, मुझे 2 बोल रही है। तो इन की परिभाषा है कि अगर आप जय श्री राम नहीं, इनको डिबेट करना नहीं आता है क्या? इनको डिबेट करना नहीं आता है क्या? ठीक है, रखिए पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, इनके दुखी रखने हाथ रखो, ये बिलबिलाने लग जाते हैं। इनको दुखी रखने हाथ रखते हैं, ये बिलबिलाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। भाजपा की प्रमुखता को मैंने देखा है, जब भी इनके उंगली किया जाता है, लोग बिलबिला जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। ये जो भाजपा जो स्वघोषित जो हिंदू धर्म बनाया है, यही आप लोग हिंदू धर्म बनाया है नहीं बनाया, ये एक अलग चीज है। एक सेकंड संजय जी, जय श्री राम बोलना गुनाह है क्या? नहीं बोला जा सकता है क्या? हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, हम जय श्री राम बोलेंगे, हम राधा कृष्णा बोलेंगे, पसंद नहीं है जय श्री राम सुनना। आप लोगों ने जय श्री राम से जो है एक राजनीतिक धारा बना के रखा हुआ है कि अगर जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो देश नहीं होगा, ये हिंदू नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक अलग से धर्म को गठित कर रहे हैं और उस लोगों को दरगला रहे हैं। आपके जो इतने बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं चलते मस्जिदों में झंडा लगाने के लिए? आप जो बच्चे को ज्ञान बुद्ध से पढ़ाते नहीं है ताकि वो संजय जी सुन लीजिए सर, भाजपा तो बरगलाने का काम कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी क्या करते हैं? उनके खिलाफ कभी बोलते हैं क्या खुलकर? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? ये काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत काम कर रहे हैं। वो अमृत उगलते हैं क्या? ये जहर उगलते हैं? ओवैसी बी टीम है भाजपा की, ये ध्यान रखिएगा। असदुद्दीन ओवैसी पूरा बी टीम है, ये भाजपा की तरफ से कौन से इंसान है वो वहाँ पे जाकर के खड़े होते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ से भाजपा जीत से सकती तो मुस्लिम वोटों को। संजय जी वो किसकी बी टीम है, किसकी सी टीम है, ये मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे। असदुद्दीन ओवैसी को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो मुस्लिमों के हितैषी है, वो बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर इंसान है। और आज आपने देख ही दिया होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी को बाकायदा उनको बरी कर दिया गया। देशद्रोही का आरोप लगाने वाले का आज अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गया। कैसे बरी हो गया? अगर यही बात अगर कोई किसी और नेता ने करी होती तो वो अब तक जेल के सलाखों में सड़ रहा होता, लेकिन आज वो बरी हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी और या आपकी ओवैसी दोनों। ठीक है संजय जी रोक रही हूँ मैं यहाँ पे, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है यहाँ पर। महिमा जी, अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब एक धर्म विशेष की राजनीति की जा रही है, इससे पहले क्या ये होती थी क्या? आज आखिर इस तरह का माहौल देश में क्यों है? नेहा जी, मैंने तो अपनी बात शुरुआत से ही इसी तर्ज पर रखी कि इस देश के अंदर इस प्रकार की हिंसा कभी देखी नहीं गई थी। इस देश के अंदर महात्मा गांधी की एक 80 पेज की पुस्तक है हिंद स्वराज, जो सब जगह उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति लेकर उसे पढ़ ले, और उसके अंदर धर्म की बहुत अच्छी परिभाषा महात्मा गांधी ने समझाई है। और कब दंगे नहीं हुए? दंगे तो यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से एक दंगा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं दंगे होते रहते हैं। लखीमपुर खीरी कहाँ हुआ? हाथरस कहाँ हुआ? उन्नाव कहाँ हुआ? दंगा नहीं था, हादसा था। अपराध, दंगा या अपराध। और ये लोग तो चुनाव जो जीते हैं नेहा जी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो आज बताइए जरा, देश के बच्चे से बूढ़े तक हर व्यक्ति जानता है, बुलडोजर के नाम पर तो भाजपा चुनाव जीती है उत्तर प्रदेश के अंदर। लोगों को या युवाओं को हिंसात्मक स्वप्न दिखा करके तो
भाजपा चुनाव जीती है। नहीं तो उत्तर कह रहे प्रदेश हैं के कि अंदर। हमने बुलडोजर चलाया, अपराधियों पे बुलडोजर चलाना गलत है, तो कोर्ट जाइए ना। तो ये देख लीजिए कि जिस देश के अंदर रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट सिस्टम की बात होती है, जिस देश के अंदर ये बात होती है कि अपराधी को खत्म करने से अपराध खत्म नहीं होता, वहां पे यदि आज भाजपा के प्रतिनिधि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमने ये किया, तो फिर आप ये बताइए नेहा जी, ये कैसे मुकर सकती है भाजपा कि हमने हिंसा नहीं भड़काई इस देश के अंदर, या भाजपा के आने से पहले इस तरह की लिंचिंग्स कहाँ होती थी, क्या भाजपा बता सकती है? ये बार बार ठीक है रमन जी, आप लोग कह रहे हैं हिंसा नहीं होती, दंगे नहीं होते जी, हमारे यहाँ पे कोई फसाद नहीं होता। आप लोगों पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आपकी सरकार है वहीं वहीं पे दंगे हुए रामनवमी पे, और फिर बयान दिए जाते उलझुल। राजस्थान में हमारी सरकार है, झारखंड में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, ये सारी सरकारें हमारे, महाराष्ट्र में हमारी सरकार, केरल में हमारी सरकार है। वहां ये कैसे मैं महिमा जी को साधुवाद दूंगा कि आपने परचम और भाजपा का चढ़ाया, जैसे राहुल जी अपने हमारी मदद करते हैं वैसे महिमा जी की हमारी चिंतक है, मैं साधुवाद करता हूँ। लेकिन बात अभी मैं उससे शुरू करूंगा, और वो ये है कि के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, बड़ी मूर्ति खोल देते हैं, तो लेटी हुई मज़ारों पर बनी हुई है उनके तो मुंह में दही जम जाता। अब बात आप करें दंगे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं सर, दंगे हो रहे हैं। जैसे जब रमन जी इस तरह के आप बयान देंगे, मजार मूर्ति, अब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, कोई भेदभाव की बात नहीं करते, और जब बात करते हैं तो ये कह देते हैं कि जी देश किसी के बाप का है, मजार मूर्ति की आप मिसाल देते हैं। ऐसे कैसे होगा सर? सबका साथ सबका विकास कैसे होगा सर, आप बताइए ना। आपका सवाल जायज है, आप शायद समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं समझे हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, मूर्तियां तो चाहे खड़ी हो या लेटी हो बराबर है, सबका साथ सबका विकास। व्यक्ति अगर गलत है तो वो गलत है, अगर ठीक है वो ठीक है, सबका साथ सबका विकास। एक देश के अंदर एक जो नागरिक है उसका समान अधिकार होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। अब मेरी बात यहाँ ये आती कि मंदिर के लिए, पुजारी के लिए तो आपके पैसे नहीं, लेकिन मुल्ला मौलवी के लिए आप तनख्वाहें मान देंगे, सबका साथ सबका विकास, ऐसा है आपको पता है। अब उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विशेष धर्म कह के आप उसको हर सहूलियत देते हैं, लेकिन वहीं पे जहाँ पे जो देश के अंदर एक बहुसंख्यक है, वो अगर उस प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक हो तो उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा अल्पसंख्यकों के नाम पे। लेकिन ये भी सबका साथ सबका विकास बन जाता है इनकी नजर। तो मेरा सिर्फ मानना ये है, देश में बहुसंख्यक होना या अल्पसंख्यक होना निश्चित कर दिया जाता है, उस देश में सेकुलरिज्म नहीं आ सकता। सेकुलरिज्म तभी आ सकता है जब एक देश का एक व्यक्ति समान हो और सरकार के लिए कोई धर्म विशेष जो है मायने नहीं रखता हो, सरकार के लिए अपना काम मायने रखता हो। धर्म आपका प्राइवेट अफेयर है, आप उसको प्राइवेटली करिए, आप उनको सहिए, आपको सहेंगे। एक को तो मियाँ बीवी भी सहते हैं, तो अगर वो वैसे नहीं करोगे तो घर में लड़ाई होगी, डाइवोर्स होगा ही होगा। नहीं, लेकिन तो उसमें जहरीले बयान देना सर, वो कहाँ तक जायज है? ये एक बहुत अहम सवाल होता है। संजय जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर महिमा जी का रुख करती हूँ। अभी आपने कहा था सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेटी मूर्ति खड़ी मूर्ति की बात करते हैं। ये जो विचार था ना, ये उनके मन से निकल के बाहर आ जाए, यही है इनकी विचारधारा। उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ था तो खुल के कहते हैं क्या है उनकी विचारधारा, वो तो खुल के लड़ते हैं उसी पे चुनाव। पूरी बात सुनिए, मुझे मत चर्चा करिए, तो हमारे भी सुनिए। 80-20 का जो मुद्दा दिया था, किसने दिया था ये याद रखिएगा। 80-20 आप सबका साथ सबका विकास बोलते हो, यहाँ पे 80-20 बोलते हो। आप मई जून में जो है गर्मी शांत करने की बात करते हो, तो ये आप क्या बोल रहे हो? आप खुद ही पहले ही धमकी दे करके, धमका करके लोगों को आप अगर वोट लेना चाहते हैं तो ये विकास की बात नहीं है। अगर आप रोजगार मांगते हैं तो कश्मीर फाइल देखिए, अगर आप महंगाई के बारे में बात करेंगे तो कश्मीर फाइल देखिए,
ये जो कश्मीर फाइल्स है ना, इन्होंने पोस्टर चिपकाने के लिए बीजेपी नेताओं को लगा रखा है। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं मांगना, महंगाई की बात मत करना, गरीबी की बात मत करना, ईडी की बात मत करना, सीबीआई की बात मत करना। मैंने कहा ना कि जितने भी विपक्ष के नेता लोग हैं, अगर वो इनके खिलाफ बोलेंगे तो ईडी की राय। लेकिन आज तक कभी आपने सुना है कि अडानी के खिलाफ ईडी की कोई कार्रवाई चल रही हो, अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही हो? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चलती है। चाहे वहाँ पे 3,000 करोड़ का चाहे ड्रग्स की बरामद हो, 2014 से पहले चल रही थी क्या? तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 2014 से पहले चल रही थी क्या सर? आज अडानी बन गए क्या, या आज अंबानी बन गए क्या? 2014 से पहले कौन सी कार्रवाई चल रही थी? एक सेकंड महिमा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। रमन जी एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है महिमा जी। देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात अभी भाजपा के प्रतिनिधि ने की है। ये वो लोग हैं जो पीएम केयर्स फंड के ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं करते हैं जनता को। ये वो लोग हैं जो वायदे कर करके जो 5 वर्ष पहले जो आवास योजना का वायदा करते हैं, वही उसके बाद आकर के दोबारा मतलब बरगलाने की, जुमलेबाजी की सारी हदें भाजपा पार कर चुकी है। और आज तो ये मंजर देखने को मिल रहा है नेहा जी कि टीवी चैनल पर स्पष्ट तौर पर बैठ कर के भाजपा के प्रतिनिधि आजकल, चाहे वो आज मौजूदा डिबेट हो या आजकल आम तौर पर, खास तौर से अभी जो 4 प्रदेशों के नतीजे हमने देखे हैं, उसके जब से ये बुलडोजर की जीत हुई है, उसके बाद से हम नेहा जी ये देख रहे हैं कि इस प्रकार की जो बातें हैं, जो वैंडलिज्म की बातें हैं, जो जिस प्रकार का हम हिंसात्मक विचार देख रहे हैं। देखिए, आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन की बातें हो रही हैं कि हम बात भी करें तो उसमें हिंसा न हो। लेकिन हमारे देश के अंदर आज के दौर में यहाँ हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी की वजह से, जो मैं समझ पाई, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि देखिए, क्योंकि माइनॉरिटी है और उसके विशेष अधिकार हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी है उसको सफर करना पड़ता है और इस तरह से देश के अंदर कभी भी इक्वालिटी नहीं आ सकती है, समानता नहीं आ सकती है। मैं समझती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है, न भाजपा को, न भाजपा के प्रतिनिधियों को, जो आज तक कहीं रत्ती भर भी बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसका उसका जो दारोमदार है, उसको समझ नहीं पाए हैं और उसके विरुद्ध बात यहाँ पर बोल रहे हैं बैठ करके। और बुलडोजर के नाम पर चुनाव खुलेआम जीत रहे हैं, यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि बुलडोजर हमने चलाया तो अगर किसी को गलत लगता है तो जाकर के उस पर कार्रवाई कर ले। मुझे लगता है कि ना तो गांधी का नाम, गांधी के तो खैर ये हत्यारे हैं, और ना तो गांधी का नाम लेने का अधिकार है, ना अम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार है। आज उन्हीं की शरण में जाकर के ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय मैम, और जाहिर तौर पे इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या वाकई राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और हमारा कार्य भाषा की मर्यादा को उल्लंघा जा रहा है? बिल्कुल, हम चर्चा को दिशा देते रहेंगे। हम जनता को याद दिलाते रहेंगे कि नागपुर के अंदर झंडा नहीं फहराता था आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पर 90 तक भी। हम याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, आपका काम है याद दिलाना, क्योंकि विपक्षी पार्टी है आप, और याद दिलाना बहुत जरूरी भी होता है सत्ता पक्ष को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।